हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आर्या पाठशाला के हमारी इस प्यारी सी फैमिली में। मैं आपका प्रेम भैया आज आपके लिए फिर से क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, उसका लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूँ। लेक्चर नंबर 1 में हमने प्लांट पे बात करी, लेक्चर नंबर 2 में हमने ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन पे बात करी। अब है लेक्चर नंबर 3 की बारी। 3 में हम क्या देखेंगे? 3 में हम बेटा देखेंगे रिस्पायरेशन के बारे में। हमें 4 लाइफ प्रोसेस पढ़नी थी जिसमें हमने न्यूट्रिशन को खत्म कर दिया है। अब हमारा अगला है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है बेटा कि आप हमको एक बात समझाइए कि जो आप श्वास ले रहे हो या जो आप बाहर निकाल रहे हो, क्या ये रेस्पायरेशन है? सोचो सोचो, ये पक्का रेस्पायरेशन है। तो जिन जिन बच्चों के मन में अगर ये ख्याल आ रहा है कि ये रेस्पायरेशन है, वो सभी बच्चे गलत हैं। बिकॉज ये रेस्पायरेशन नहीं है बेटा। आपका श्वास लेना या श्वास को बाहर निकालना ये ब्रीथिंग कहलाता है या फिर वेंटिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो मन में एक ख्याल आ रहा होगा, भैया फिर एक बात बताइए कि रेस्पायरेशन क्या है। तो चलो आगे चलते हैं, हम तुमको समझाते हैं कि क्या होता है रेस्पायरेशन। समझिए, देखो लेक्चर नंबर 1 में ना बेटा हमने बड़े ही अच्छे से पढ़ा कि प्लांट खाना कैसे बनाता है। तो हमने देखा कि प्लांट क्या यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सनलाइट, ठीक है, प्लस क्लोरो फिल के प्रेजेंस में क्या बनाता था बेटा, शुगर। क्या बनाता था? शुगर प्लस कुछ वाटर प्लस कुछ ऑक्सीजन। क्या यही हो रहा था? ठीक है, ये प्रोसेस कहलाता था बेटा फोटोसिंथेसिस। यहां तक कोई दिक्कत? अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाइए जाके पढ़िए, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 पे आइए। आपका सारा कॉन्सेप्ट 500% क्लियर होगा, ये हमारा वादा है आपसे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा लेक्चर नंबर 1 में कि कैसे फोटोसिंथेसिस के का यूज करके, कैसे सनलाइट क्लोरोफिल का यूज करके खाना बनाता है कौन, प्लांट, और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। क्या कोई दिक्कत? यहाँ क्या हो रहा है आप ध्यान से देखिए, ये जो शुगर बन रहा था बेटा ये था ग्लूकोज C6H12O6। क्या था? ग्लूकोज। क्या कोई दिक्कत? प्लांट इस ग्लूकोज का गैंग बना रहा था और ये गैंग बना के अपने बॉडी के अंदर स्टोर कर रहा था जिसका नाम था बेटा स्टार्च। समझिए, सारे पॉइंट को समझिए। प्लांट ने खाना बनाया एक प्रोसेस के द्वारा जिसका नाम था फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब यहां तुम ध्यान से देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है और ऑक्सीजन है, इसमें भी कार्बन है और ऑक्सीजन है। क्या आ गया है एक्स्ट्रा? हाइड्रोजन। मतलब हमने क्या किया था, कहीं ना कहीं हमने ये किया बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन दे दिया। तो हम किसी को हाइड्रोजन देते हैं तो रिडक्शन होता है उसका, किसी को ऑक्सीजन दे दिए तो ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन देने का मतलब रिडक्शन। तो यहां हमने क्या किया, CO2 का ये पूरा का पूरा प्रोसेस के अंदर हमने क्या किया बेटा, रिडक्शन ऑफ CO2। क्या कोई दिक्कत है? अरे भैया जी कहिए, कोई दिक्कत है? जब किसी को आप हाइड्रोजन दे देते हो तो क्या करते हो, रिडक्शन करते हो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था बेटा कि ये जो स्टार्च है, क्या है, स्टार्च। ये जो स्टार्च है इस, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था, ये अपना पहला टॉपिक है, ये दूसरा है। स्टार्च को हमने कुछ एंजाइम देके सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया था, मतलब ग्लूकोज में तोड़ दिया। मतलब इस कॉम्प्लेक्स को हमने क्या किया था, सिंपल में तोड़ दिया। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना। यहां हमने क्या यूज किया था, एंजाइम। ये लेक्चर नंबर 2 यूज किया। तो हमारे पेट में गया था सारा, या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जो भी कॉम्प्लेक्स फूड था हमने उसको किस में तोड़ दिया था, सिंपल फॉर्म में। तो जैसे कि स्टार्च, स्टार्च को हमने किस में तोड़ दिया बेटा, ग्लूकोज में। अरे कोई दिक्कत है क्या? देखिए
ये कॉम्प्लेक्स को सिंपल में हमने इसलिए तोड़ा था कि आपका बॉडी इसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। अब ग्लूकोज क्योंकि सिंपल में टूट गया तो बॉडी इसको क्या करती है, बॉडी इसको एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। और किस में डाल देती है, ब्लड में। किस में डाल देती है, आप याद करो लेक्चर नंबर 2 जब आप जाके देखोगे तो हमने बड़े ही अच्छे से समझाया है कि जो भी सिंपल फॉर्म है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारा ब्लड का वेसल होता है जो इसको इजिली अपने अंदर ले लेता है और हर एक सेल के पास पहुंचा देता है। आपका बॉडी सेल से बना है तो हर एक सेल के पास पहुंचाने का काम इस खाना को कौन करता है, बताओ भाई, ब्लड, ठीक है। तो 1 में क्या पढ़ा कि खाना बना, ग्लूकोज, ग्लूकोज को फिर प्लांट ने स्टार्च के फॉर्म में डाल दिया। अब उसी खाने को हमने खाया तो स्टार्च क्योंकि कॉम्प्लेक्स था तो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा था तो फिर हमने उसको सिंपल में तोड़ दिया। अरे सर क्यों ग्लूकोज को स्टार्च में बदलते हैं, इसलिए बेटा क्योंकि हम उसको कम स्पेस में रखना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात कि ये ना काफी स्टेबल होता है, आराम से बैठ के रह पाता है, ठीक है, इसीलिए स्टार्च में रखते हैं। तो स्टार्च को फिर हमने क्या किया, खाया और उसको फिर हमारी बॉडी में उसको सिंपल में तोड़ दिया कि इजिली हमारा बॉडी उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, हर सेल के पास पहुंचाया। अब जिस बात को हम आज डिस्कस करने आए हैं, रेस्पिरेशन, उसी को डिस्कस करेंगे। बेटा मेरा थोड़ा सा तबीयत आज सही नहीं है, ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान देना, है ना। हो सकता है कहीं मेरा आवाज आपको स्लो जा रहा हो, बट आप ध्यान दो, है ना, सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम अपने बेस्ट टॉपिक पे चलने आते हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन। ये क्या है, ब्रीथिंग तो भैया हम समझा दिए। आप श्वास जो ले रहे हो, ये श्वास को बाहर निकालो, ये है बेटा ब्रीथिंग, ना कि रेस्पिरेशन। कोई दिक्कत। रेस्पिरेशन क्या है बेटा कि अब जो ग्लूकोज जो आपके हर एक सेल के पास पहुंचा था, इसको तोड़ देना, इसको तोड़ देना। किसमें बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, जिससे बना था वापस से उसको उसी में हम तोड़ दिए और इससे हम क्या निकालते हैं बेटा, एनर्जी। ये प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। अरे दिक्कत है का भैया, खाना बना, प्लांट बनाया, देखो कैसा चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को लेकर प्लांट ने खाना बनाया और उसको फिर ग्लूकोज बनाया और ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट किया, फिर वही फल को लेके हम खा लिए, मतलब स्टार्च खा लिए। अब स्टार्च हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, इसके लिए भैया हम क्या किए, उसको एंजाइम दे दे सिंपल में तोड़ दिए। अरे ऐसा हुआ था कि नहीं, सिंपल में तोड़ने के बाद हमारा सेल उसको इजिली एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करके सेल लेके बैठा हुआ था। अब बारी आती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या करता है बेटा, ग्लूकोज डायरेक्टली एनर्जी नहीं दे पाता है तो ग्लूकोज को क्या करता है, तोड़ देता है वापस, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जिससे वो बना था उसी में वापस उसको तोड़ दिया गया। और जब तोड़ा इसने तो साथ साथ में क्या निकला, एनर्जी। अब देखो जब तुम सांस ले रहे हो ना बेटा, क्या ले रहे हो पता है, बहुत सारा चीज ले रहे हो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऑक्सीजन। तो यहाँ वही ऑक्सीजन आएगा, क्या आएगा, ऑक्सीजन। ग्लूकोज क्या करेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इन सबको तोड़ देगा। अरे ग्लूकोज नहीं करेगा बेटा, सेल क्या करेगा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ देगा, C6H12O6 को तोड़ देगा और किस में बदल देगा, वापस से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाटर में, और साथ साथ क्या जनरेट करेगा, एनर्जी। अब समझिए यहां देखिए ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। वाई ऑक्सीडेशन, बिकॉज बेटा हमने ग्लूकोज को क्या दे दिया, ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, याद रखो। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो खाना होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जब खाना बना रहे थे तो क्या कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर रहे थे। रिडक्शन भैया कैसे, हाइड्रोजन दे रहे थे उसको। अरे समझ में आया कि नहीं, यही प्रोसेस है रेस्पिरेशन, मतलब ग्लूकोज को तोड़ देना, ऑक्सीजन को देके और एनर्जी जनरेट करना। अब जैसे ही एनर्जी जनरेट होगा ना, यहाँ ध्यान देना, जैसे मान लो एनर्जी जनरेट हुआ, अभी एनर्जी को ना ऐसे तो रख नहीं सकते हो, तुरंत शरीर से बाहर हीट जनरेट हुआ निकल जाएगा। क्या होगा, इसको तुरंत ना एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये एटीपी बनके हमारे शरीर में बैठा रहता है। एटीपी ही वो एनर्जी का फॉर्म है जिसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अरे कोई दिक्कत, जैसे एनर्जी निकला उसको हमने किस में बदल दिया, एटीपी में। एटीपी अब आराम से बैठा रहेगा। अब हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, कूट रहे हैं, पीट रहे हैं, इस सब में तुम्हारे पापा तुमको जुतिया रहे हैं, इस सब में एनर्जी लगता है बेटा। अब ये एनर्जी एटीपी बन के बैठा रहता है, उस समय आराम से यूज कर लेते हैं। सर काहेला ये एटीपी बनाने का जरूरी है,
काहे भैया हम ये एटीपी बनाएंगे, आप बताइए। तुम हमको ये बताओ कि पापा तुम्हारे कमा के पैसा घर में रखते हैं, ठीक है, कि काम करके सरकार को कहते हैं ठीक है अब जब खाना खरीदने का जरूरी होगा तो हम आरबीआई में जाएंगे और वहां कहेंगे क्या कि ठीक है अब हमको ना आप 5 लाख रुपया छाप के दे दीजिए, तब जाएंगे हम राशन के दुकान पे खाना खरीदेंगे। क्या ये पॉसिबल है? पैसा पहले से छपा छपाया रहता है, हमारे घर में रहता है, कि सेम टाइम पे जाके तुम कहते हो कि अरे सरकार हमको पैसा छापो और दो क्योंकि हम तुम्हारे लिए इतना लाख का काम किए हुए हैं। ऐसा नहीं होता है ना, पैसा हर महीने आपके पास आता है और पैसा को आप स्टोर रखते हो, स्टोर करके फिर खाना खरीद के खाते हो। उसी तरीके से अब जब काम है उस समय थोड़ी बोला जाएगा कि चलो ग्लूकोज भैया टूटो, उस समय एनर्जी दो ना, पहले ही से तोड़ देंगे, तोड़ के हम एटीपी बना के रखेंगे, जैसे एनर्जी का जरूरी आएगा फटाफट एनर्जी उसको प्रोवाइड करेंगे अपनी बॉडी को और काम में लेंगे। अरे दिक्कत है क्या? यही रेस्पिरेशन है बेटा, यही रेस्पिरेशन, ग्लूकोज को तोड़ देना और वहां से एनर्जी निकालना। एनर्जी जो निकलेगा उसको हम एटीपी के फॉर्म में स्टोर करके रखेंगे। कोई दिक्कत? तो जब जब आपको एनर्जी चाहिए होगी, आपका दिल धड़क रहा है, वहां जरूरी होगा एटीपी का। आपने सबसे ज्यादा जरूरी एनर्जी का किस्म होता है पता है? आपका जो बॉडी है ना उसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। बाहर आप कितना भी ठंडा है बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदलता है, और बदलता है मतलब तुम्हारी तबीयत खराब हो जाता है, बुखार लग जाता है तुमको, उसमें भी बहुत एनर्जी खर्च होता है, बहुत एनर्जी खर्च होता है, समझे कि नहीं? तो इस सब के लिए कंटिन्यूसली ये प्रोसेस रेस्पिरेशन का, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमारा खाना टूट रहा है और कंटिन्यूस वे में हमारे बॉडी में एटीपी का जनरेशन हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना? यही रेस्पिरेशन। अब आगे चलते हैं। तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है बेटा कि ग्लूकोज आएगा और इसको हम सीधा तोड़ देंगे CO2 और वाटर में हैं और एटीपी बना देंगे? क्या ऐसा होता है क्या? नहीं बेटा, ग्लूकोज क्या करता है, एक प्रोसेस के द्वारा जाता है। एक के स्टेप में सारा प्रोसेस नहीं हो जाता कि सीधा ऑक्सीजन गया उसको मिला और फट फट टूट के और सारा खेल खत्म ना। ग्लूकोज दुनिया का कैसा भी सेल हो, ठीक है, उस सबको वो 2 पार्ट में तोड़ता है। ग्लूकोज क्योंकि 6 कार्बन का है, 6 कार्बन का है, अब ध्यान देना, ये 6 कार्बन से बना हुआ है मिलके C6H12O6, ठीक है। इस ग्लूकोज को ना हम लोग 3 कार्बन कंपाउंड में तोड़ देते हैं। सबसे पहला स्टेप, ये दुनिया का कोई भी सेल होगा उसको इस स्टेप से गुजरना ही पड़ेगा। मतलब सबसे पहले उसको 6 कार्बन से 3 कार्बन कंपाउंड में उसको तोड़ना पड़ेगा, और ये कार्बन कंपाउंड कहलाएगा पाइरुवेट और पाइरुविक एसिड। समझा रहे हैं बेटा? समझ लो, इतना अच्छा से कोई नहीं समझाएगा। आज मौका है, समझे कि नहीं, दस्तूर भी है। पढ़िए यार, हम तो कहते हैं मेरा जो फर्ज है हम अच्छे से निभा रहे हैं, आप अपना फर्ज निभाओ। कभी ना काम ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे माँ बाप को शर्मिंदगी फील हो। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो, पढ़ भी नहीं पा रहे हो, तो कुछ गलत मत करना, हम यही बोलेंगे। आजकल बच्चे ना बहुत डाइवर्ट हो रहे हैं इधर उधर की चीज, आजकल चकाचौंध के पीछे सब बर्बाद हुए जा रहे हैं। ऐसा मत करिए, पढ़ाई करिए, ठीक है। हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, और हम जो तुमको कंटेंट दे रहे हैं बेटा वो तो बेस्ट कंटेंट है, ठीक है। सब समझ में आएगा। जरा यार लाइव प्रोसेस तुम कहीं से भी उड़ा ले जाओगे, है ना। बस तुम पढ़ाई करो भाई, हम यही चाहते हैं। जिस दिन तुम यार पढ़ के और हमको आके बोल दिए ना कि भैया आपसे पढ़े थे और टॉप कर गए, पता है मेरे खुशी का तो कोई अंत ही नहीं होगा, है ना। मतलब हमको सिर्फ यही चाहिए, आप लोग पढ़िए, और हमको बस यही चाहिए कि आप लोग पढ़ लो भाई। हम इसीलिए मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाना जस्ट मेरा एक शौक है। और हम आते हैं और हमको पता है कि हम बहुत अच्छे से आपको कंटेंट दे रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, है ना। आप भी करिए, ठीक है, अपने लिए करिए, अपने माँ बाप के लिए करिए, उनका नाम रोशन करिए, है ना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो हमने देखा बेटा कि ग्लूकोज जो है वो सीधा नहीं टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। वो क्या करता है ग्लूकोज कि हमेशा 6 कार्बन का ग्लूकोज होता है, वो 3 कार्बन के कंपाउंड में टूटेगा, और ये प्रोसेस कहलाएगा ग्लाइकोलाइसिस। ये कहलाएगा ग्लाइकोलाइसिस। तो दुनिया में कोई भी सेल हो उसको ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से गुजरना होगा। कौन से प्रोसेस? ग्लाइकोलाइसिस, याद रखिए, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या पढ़ा भैया? खाना बना था, स्टार्च के फॉर्म में प्लांट रखा, फिर उसको हमने खाया, स्टार्च से हमने फिर ग्लूकोज में तोड़ दिया, ग्लूकोज को फिर हर सेल ने एब्जॉर्ब किया। अब ये ग्लूकोज जो टूटता है, ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, वही कहलाता है रेस्पिरेशन। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और वहां से भैया निकलता है एनर्जी। क्या निकलता है? एनर्जी। उसी एनर्जी का हम यूज करते हैं अपने सारे डेली एक्टिविटीज के अंदर। अरे कोई दिक्कत है बेटा? ग्लूकोज, फिर हम ये बताएं बेटा कि ग्लूकोज सीधा नहीं टूट जाता है, ठीक है, उसको हर एक प्रोसेस से गुजरना होता है। डायरेक्टली वो CO2 और वाटर में नहीं टूटेगा, उसको सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस से गुजरना पड़ेगा। 6 कार्बन के कंपाउंड को 3-3 कार्बन के कंपाउंड में तोड़ना पड़ेगा, मतलब 6 कार्बन को 3 कार्बन में तोड़ना पड़ेगा, और वो कंपाउंड फिर जो बनेगा उसका नाम होगा पाइरोवेट या फिर पाइरोविक एसिड। वो प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। कोई दिक्कत? आगे चलिए रेस्पिरेशन समझा दिया, अब समझिए रेस्पिरेशन क्या है, एक बार देख लो, क्या दिक्कत है? रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर सेल ऑब्टेन एनर्जी, जहां सेल ऑब्टेन करता है एनर्जी को, किसको तोड़ के? ब्रेकिंग डाउन फूड मॉलिक्यूल, मतलब ग्लूकोज को तोड़ के। किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या रिलीज करता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और एनर्जी किसके फॉर्म में होता है? ATP। कौन दिक्कत? सब समझा दिए, यही समझना था। अच्छा, ब्रीथिंग क्या है? श्वास लेना और छोड़ना ही ब्रीथिंग है, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वेंटिलेशन। तो ब्रीथिंग और वेंटिलेशन सेम चीज है। कोई दिक्कत? आगे चले बेटा, चलिए ये सेल को देखो। भैया ये क्या ले आए हो? अरे हम ये इसलिए लाए हैं कि जो बच्चा 9th में कुछ नहीं पढ़ा है ना, गुड़ गोबर है, उसको भी कुछ बता दे। तुम कुछ भी नहीं पढ़े हो ना भाई, तुम यहाँ पढ़ो आके, सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए ये है सेल, ये है सेल, और इसका ये जो देख रहे हो ना, ये एरिया, और ये जो पीला वाला एरिया है, ये है साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये छोटू सा जो दिख रहा है, ये राइबोसोम है। तो हमको आज 2 चीजों से काम है, एक तो साइटोप्लाज्म, ठीक है, और दूसरा बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसका काम है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे किसके अंदर? रेस्पिरेशन के अंदर। जो ग्लूकोज टूटेगा वो कैसे टूटेगा हम देखेंगे। उसके अंदर कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर टूटेगा, जो बचा कुचा होगा उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब समझिए, आप इस सेल को देखिए, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, और ये है हमारा सेल, ये है ह्यूमन का सेल। कोई दिक्कत? ऑलमोस्ट बैक्टीरिया को छोड़ के ना सारे सेल के पास कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आप बैक्टीरिया को छोड़ोगे तो सारे सेल के पास कौन होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और साइटोप्लाज्म तो हर एक सेल के पास होता है, साइटोप्लाज्म तो हर एक सेल के पास होता है। तो बैक्टीरिया के पास कौन नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन बचा हुआ जितना सेल है सबके पास कौन होता है? ऑलमोस्ट सारे सेल, बैक्टीरिया की फैमिली को छोड़ के सबके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। भैया ये माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म क्यों बार बार बता रहे हैं हम? इसलिए बता रहे हैं, बाकी चीज को आप नहीं भी ध्यान में रखिए, इतना ध्यान रखिए कि जो सेल है उसके बीच में एक फ्लूइड होता है, पानी के जैसा भरा होता है, वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म में ना ये एक इस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, सेल ऑर्गेनल होता है वो। ओके भैया समझ में आ गया। अब समझिए ये जो क्या लिख रहा है कि जितना ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर कोई भी सेल हो, सबका जो फूड होगा वो टूटेगा, मतलब ग्लूकोज जो टूटेगा उसको ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से गुजरना होगा। किस प्रोसेस से? ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस कहां आकर होता है? लोकेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज साइटोप्लाज्म। कोई दिक्कत बेटा? अब क्या होगा, यहां जो ग्लूकोज टूटेगा 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन में टूटेगा, और ये कहां हो रहा होगा बेटा? ये हो रहा होगा इनसाइड साइटोप्लाज्म। कोई दिक्कत? तो समझो बैक्टीरिया के पास, अब देखिए अब हम आपको समझाते हैं कि क्या होता है। जो आप ऑक्सीजन लेते हैं ना, अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। ऑक्सीजन तभी यूज में आएगा एनर्जी जनरेशन में जब माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, समझ में आ रहा है ना? बैक्टीरिया के पास, ये बैक्टीरिया का जो सेल है इसके पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो मतलब इस सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही कर पाएगा। मतलब
6 कार्बन के कंपाउंड को 3 कार्बन में तोड़ पाएगा। इसको कोई ऑक्सीजन ये नहीं लेगा, ये बिना ऑक्सीजन का काम करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन का यूज करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होना बहुत ही जरूरी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया के पास नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से गुजरेगा। अब जो 3 कार्बन कंपाउंड बन गया ना, यही 3 कार्बन कंपाउंड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पायरुविक एसिड या पायरोवेट, ये क्या करेगा, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और यही फिर हम लोग लेंगे ऑक्सीजन और इसको 3 कार्बन कंपाउंड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ देंगे। तो ये है पहले ग्लाइकोलाइसिस पहला, और दूसरा पायरोवेट या पायरोविक एसिड का कहाँ जाना, माइटोकॉन्ड्रिया में और टूट जाना। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए क्या बोल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, सारे ऑर्गेनिज्म इससे गुजरते हैं, पहली बात पढ़ लिया। यहाँ 6 कार्बन जो कंपाउंड है ग्लूकोज, इसको किसमें तोड़ दिया है बेटा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट या फिर पायरुविक एसिड, और यहाँ कुछ एनर्जी जनरेट होता है, बहुत कम जनरेट हो पाता है क्योंकि सिंगल सेल का है, एक सेल का है, तो उसका कम से भी काम चल जाता है। लेकिन हम लोग बहुत बड़े सेल हैं, ठीक है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा फंक्शन होता है, तो हमारा इतना कम एनर्जी से काम नहीं चलेगा, तो हम ग्लूकोज को देते हैं ऑक्सीजन। और यहाँ ना आप इतना समझिए कितना का डिफरेंस होता है, ग्लाइकोलाइसिस से हम बस 2 एटीपी जनरेट कर पाते हैं, बट जब यही 2 मॉलिक्यूल पायरोवेट अभी बचा हुआ है ना, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में टूट गया, अभी कोई कार्बन डाइऑक्साइड वाटर नहीं निकलता है। ठीक है, ये पायरोवेट उठ के जाएगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये पायरोवेट कहाँ जाएगा उठ के बेटा, देखिए बताते हैं। ये जो पायरोवेट होगा ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहाँ क्या होगा, ये पायरोवेट CO2 और वाटर में फिर टूट जाएगा। ठीक है, और यहाँ बहुत एनर्जी जनरेट होगा, बहुत ही ज्यादा, बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ग्लाइकोलाइसिस से क्या होता है, बहुत कम एनर्जी मिलता है, 2 एटीपी मिलता है ऐसा समझिए। और जब हम जाते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस पायरोवेट को लेके, तो 36 एटीपी मिलता है। सोचो 18 गुना का अंतर है, मतलब कितना ज्यादा एटीपी हम लोग जनरेट कर पाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कितना काम का चीज है, समझ में आया। तो दुनिया का, अब भैया एकदम हमको नॉर्मली समझाइए क्या है, एक बार रिपीट करिए बेटा। ग्लूकोज क्या करेगा कि उसको एक प्रोसेस से जाना पड़ेगा, और दुनिया का कोई भी सेल हो, बैक्टीरिया हो या फिर वो ह्यूमन का सेल हो, तो वो सब किससे जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। और वो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो 6 कार्बन का ग्लूकोज होगा, उसको 3 कार्बन के अंदर 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, 3 कार्बन का। कौन कौन, अरे ये 6 कार्बन का है, ये 2 मॉलिक्यूल किस में बदल दो, 2 into C3। पायरोवेट क्या होता है बेटा, 2 into C3, मतलब 6 कार्बन वापस समझ लीजिए। ठीक है ना, कि कैसे बन गया, समझ में आ रहा है ना कि क्या। तो 2 मॉलिक्यूल क्या बनेगा, पायरुविक एसिड, जो 3 कार्बन का होगा। ठीक है, अब ये पायरुविक एसिड कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और बहुत एनर्जी हमको देगा, भर भर के एनर्जी देगा हमको। ठीक है, तो पहला ग्लाइकोलाइसिस जो बैक्टीरिया के अंदर होगा, उसके बाद उसके अंदर कुछ नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन ये है बेटा कि ये धरती पे जितने ऑर्गेनिज्म है, फिर वही बात कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, हम इसको देखते हैं कि एनएरोबिक और एरोबिक क्या होता है। एरोबिक का मतलब ये होता है बेटा जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो। ठीक है, जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो ऑक्सीजन जा रहा है, पायरोवेट वहां मौजूद है, उसको तोड़ दे रहा है। तो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज टूट रहा है तो एरोबिक, और ऑक्सीजन नहीं है, समझे, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज टूट रहा है तो क्या, बताइए ना, एनएरोबिक। समझे कि नहीं। अब ये ना हमारे बॉडी में भी कभी कभी एनएरोबिक हो जाता है। ठीक है, और ये एक फंगस है बेटा, ये एक फंगस है, येस्ट। ये क्या है, फंगस, याद रखिए, येस्ट, इसका एग्जाम्पल नाम याद कर लेना। ये करता है फर्मेंटेशन। भैया कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस सब आज ऊपर से आ रहा है, कहाँ पढ़ा रहे हो, तो यही समझिए ध्यान से। जो रेस्पिरेशन था, जो हम बता रहे थे कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है टूट जाना, है ना, वो क्या है कि बेटा अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो एरोबिक कहलाएगा, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है फिर भी ग्लूकोज टूट रहा है, क्योंकि सोचो, अभी सब समझ में आएगा, समझिए, हम अगले पेज पे आपको सब समझाते हैं। देखिए, ग्लूकोज था 6 कार्बन का, ग्लूकोज था 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये आपके एनसीईआरटी का है, अच्छे से समझना। इनसाइड साइटोप्लाज्म क्या हुआ बेटा, ग्लाइकोलाइसिस,
और क्या बना, 2 मॉलिक्यूल पायरोवेट का, ठीक है, 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल बन गया, 6 कार्बन का है, 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल पायरोवेट बन गया, ठीक है। और साथ साथ क्या जनरेट हुआ, एनर्जी। अब अगर ऑक्सीजन बेटा प्रेजेंट है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और भर भर के एनर्जी। लेकिन समझिए, आप श्वास ले रहे हो लेकिन आपके पीछे शेर पड़ गया और शेर आपको दौड़ाए जा रहा है, आप भागे जा रहे हो। आप श्वास तो ले रहे हो लेकिन जितना ऑक्सीजन आपके मसल तक पहुंचना चाहिए था उतना नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा भी सिचुएशन तो क्रिएट हो सकता है। आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, आप भाग रहे हो भाई, अब भाग रहे हो कि भाई कहीं काट ना ले, और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, आपको भगाया जा रहा है, तो आप रुकोगे जान बचाने के लिए, तो भाई आप भागते ही रहोगे, है कि नहीं। तो क्या होता है इस केस में कि जितना ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंच पाता है मसल सेल के पास। तो वो क्या करता है फिर, क्योंकि हमको तो भागना है भैया, एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, तो आदमी जब भाग रहा होता है तो एनर्जी करने, फिर बिना ऑक्सीजन के ही सेल तोड़ना चालू कर देता है, चल भाई टूट टूट, हमको एनर्जी लाओ एनर्जी लाओ। तो क्या होता है इस सिचुएशन में, हमारा जो मसल का सेल है बेटा, वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड बना देता है और एनर्जी बना देता है। तो फिर देखना, जब कभी कभी आप बहुत ज्यादा काम कर लेते हो, किसी मसल को बहुत ज्यादा थका देते हो, तो सुबह उठना तो एक जकड़न सा रहता है, और बहुत ज्यादा अगर उस पर जोर दे दोगे ना उस मसल पे, तो जकड़न ना 2-3 दिन तक रहता है, ऐसा लगता है पैर भारी भारी सा है, चलने में दिक्कत होता है। वो वही होता है, क्या फॉर्म हो जाता है, लैक्टिक एसिड। क्लियर हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके यीस्ट भी ना बेटा अपने ही जैसा सेल, इसके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या करते हैं, जरा प्यार से समझिए, ये इथेनॉल बनाता है। अरे वही जो पी के सब टुल हो जाता है, ठीक है, ये वो बनाता है, ये ब्रेड बनाने के काम में आता है। ये साउथ इंडियन फूड में ये बहुत हेल्पफुल है यीस्ट, ठीक है। आप अल्कोहल को इतना आसान मत समझो, ये जो इथेनॉल है इसको, ये इवन आजकल तो हम अपने पेट्रोल में यूज कर रहे हैं, कफ सिरप में यूज होता है, बहुत इसका इंपॉर्टेंस है। लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत चीजों का सेवन करते हैं, फिर टुल रहते हैं भैया, और भैया पूरा दुनिया प्रधानमंत्री कौन है, हम, तो वो हो जाता है, फिर इंसान फिर गलत इस्तेमाल करना चालू करता है इसका, है ना। तो ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यीस्ट, ठीक है बेटा। ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो यूकैरियोट, लेकिन अगर इसको ऑक्सीजन नहीं दोगे ना, बंद कर दोगे, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में खाना दे दोगे, तो ये खाना को तोड़ेगा, इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एनर्जी को जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये हम इसका ज्यादातर काम इथेनॉल के प्रोडक्शन में कर लेते हैं। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं ना। ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलाइसिस, 2 मॉलिक्यूल पायरोवेट, कोई दिक्कत। अब पायरोवेट बेटा ये तो सारा सेल करेगा, दुनिया का जितना सेल है, बैक्टीरिया फैक्टीरिया सब करेगा। जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं भी है वो भी करेंगे, लेकिन जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे हम लोग, जैसे यीस्ट का सेल, वो सब भी क्या करते हैं, कभी कभी पहले तो पायरोवेट अगर ऑक्सीजन है तो आराम से बहुत सारा एनर्जी जनरेट करेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं भी मिल रहा है तब तोड़ेगा हमारा मसल सेल और लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाएगा, ठीक है। और अगर यीस्ट सेल के पास है तो यीस्ट क्या करता है, ये यीस्ट क्या करता है कि अल्कोहल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है, ठीक है, समझ में आया, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा इसको देख लीजिए, ठीक है। देखिए ये क्या बोल रहा है बेटा, कि जो एनर्जी रिलीज होता है ना ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, वही जब सेल ग्लूकोज को तोड़ रहा होता है उसको इमीडिएटली यूज कर देते हैं सिंथेसिस में, किसमें, एटीपी में। हम बोले थे ना कि एटीपी बना के हम एनर्जी को जमा करके रख लेते हैं। तो हम ये भी समझाए थे कि जब जरूर तो खाना, जब जो एनर्जी का जरूरी पड़ता है उसी समय क्यों नहीं हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, क्योंकि जब जरूरी पड़ेगा उस समय बना रहना चाहिए। आपके घर में पैसा तुरंत जाके छपा के आरबीआई से नहीं आता है, आराम से पहले से छपाया रहता है और आपके पास जमा रहता है, तब आप खाना खरीदते हो खाते हो। उसी तरीके से एटीपी का है, बन के आराम से रहता है, आपको जैसे एनर्जी का जरूरी पड़ेगा आपको मिल जाएगा। एटीपी यूज होता है एज अ फ्यूल के तौर पे, ठीक है, जैसे पेट्रोल गाड़ी में यूज होता है, ठीक है। और ये हमारे अदर एक्टिविटीज में काम आता है, बस बात खत्म है, और क्या। इन दिस प्रोसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन and giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction taking place in the cell। ये कह रहा है कि जब आप भागते हो, दौड़ते हो, कोई काम करते हो, वो सारा रिएक्शन इंडोथर्मिक होता है, मतलब एनर्जी को लेता है। तो एनर्जी उसको कौन देता है, एनर्जी जब तक उसको दोगे नहीं वो काम करेगा नहीं,
तो एनर्जी कौन देगा? वो एटीपी देगा। बस यही बात समझा रहा है, वही एंडोथर्मिक रिएक्शन है बेटा। कोई दिक्कत? ये एनसीईआरटी का एक लाइन समझा दी है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम तुमको नहीं होगा इस टॉपिक में, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक चलते हैं। देखो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है मॉलिक्यूल का मूव करना। मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर concentration to lower concentration, ठीक है। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे मूव करना। जैसे समझिए, आप अगरबत्ती जलाते हो भगवान को दिखाने के लिए, तो धुआं निकलता है, तो वो स्मेल जो उसका होता है वो पूरे रूम में फैल जाता है थोड़ी देर बाद। क्यों? क्योंकि जहाँ स्मेल निकलता है, मान लो जिस कॉर्नर में स्मेल निकल रहा है उसके अपोजिट कॉर्नर में वो स्मेल थोड़ी देर बाद पहुंचता है। क्यों? ये इसीलिए जहां निकला वहां कंसंट्रेशन उसका बहुत ज्यादा हो गया, तो जहां कम कंसंट्रेशन है तो हायर से क्या करता है, फिर लोअर की तरफ मूव कर जाता है। आप डीओ लगाते हो, वो थोड़ी देर बाद ना पूरे रूम में उसका स्मेल फैल जाता है। कैसे? आप जहां लगाए वहां कंसंट्रेशन हाई था तो तुरंत नहीं पहुंचता, थोड़ा टाइम लगता है उसको पहुंचने में। जैसे ही आप मारते हो, फिर जहां कंसंट्रेशन उसका कम है, हायर से लोअर की तरफ वो मूव कर जाता है। तो यही कहलाता है बेटा डिफ्यूजन। ये हम आपको क्यों समझा रहे हैं, ये अभी आपको पता चलेगा कि डिफ्यूजन हम आपको क्यों समझा रहे हैं, ठीक है। मान लो कि ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में ज्यादा है, समझे कि नहीं, और हमारे बॉडी में कम है, हमारे लंग्स में कम है, तो एयर फिर क्या करेगा, हवा से हमारे अंदर कैसे, नाक के द्वारा एंट्री ले लेगा। यही डिफ्यूजन है। मतलब जहां हायर होगा वहां से कहाँ मूव कर जाएगा, जहां लोअर कंसेंट्रेशन होगा। अब ये आगे नहीं, इसको ज्यादा अच्छे से समझेंगे। समझिए, किसी चीज का अपने हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन पे मूव करना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। बस इतना ध्यान में रखो। एनिमल के पास, हमारे पास तो एक ऑर्गन है लाइक लंग्स है जिसके द्वारा हम सांस ले पाते हैं, लेकिन क्या प्लांट के पास कोई ऑर्गन है? क्वेश्चन ये है। तो नहीं बेटा, प्लांट के पास कोई ऑर्गन नहीं होता है, वो सारा का सारा काम डिफ्यूजन से करता है। फिर डिफ्यूजन, अरे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, लेकिन मान लो प्लांट के अंदर ऑक्सीजन कम हो गया, वो उसके अंदर भी वही काम चल रहा होता है, सेल को ग्लूकोज को तोड़ो और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकालो। अब मान लो फिर उसको ऑक्सीजन चाहिए होगा उसके लिए भी, तो ऑक्सीजन लेने के लिए क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मान लो ज्यादा हो गया, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज्यादा है और बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर मूव करेगा। अरे कंसेंट्रेशन समझिए, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, अंदर ऑक्सीजन का कमी, सेल के पास कमी हो गया, तो बाहर से तुरंत अंदर मूव कर जाएगा। कौन? ऑक्सीजन। भैया कितना कंफ्यूजिंग बना दिए हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ ऐसे काम चलेगा। पहले समझो कि क्या होता है कि हमारे पास तो लंग्स है, हम लंग्स से ना आराम से ऑक्सीजन खींचे और सेल तक पहुंचा देते हैं, लेकिन प्लांट के पास कोई ऑर्गन नहीं होता है जो उसके हर पार्ट तक क्या पहुंचा सके, ऑक्सीजन। तो भैया वो सांस लेता कैसे है, वो ऑक्सीजन कैसे लेता है, वो कैसे ग्लूकोज को तोड़ता है? क्वेश्चन ये है। तो वो ऐसे तोड़ता है बेटा, उसके हर सेल के बीच में इनफ स्पेस होता है, मतलब उसका एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ऐसे ऐसे बहुत स्पेस होता है। हमारे सेल के ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता, एकदम एक दूसरे पे चढ़ा नहीं होता है, बहुत स्पेस होता है। अब बाहर ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ से यहाँ गैप में मूव कर जाएगा, और जैसे ये गैप में मूव करेगा ये सेल इसको यहाँ से उठा लेगा ऑक्सीजन को। अरे कोई दिक्कत समझ में? मान लो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम है, तो यहाँ से फिर कहाँ मूव करेगा, बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मूव कर जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही चलता है उसका। ऑक्सीजन कैसे लेता है? डिफ्यूजन के द्वारा। मतलब अंदर जब ऑक्सीजन कम है तो बाहर से सट से उठ के अंदर आ जाएगा, बाहर ज्यादा है अंदर कम। समझ में आया कि नहीं? यही प्रोसेस चलता है प्लांट के अंदर, ये डिफ्यूजन। ओके, आगे चलते। तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, जो एयर का जो डायरेक्शन है कि मतलब ऑक्सीजन कब बाहर से अंदर आएगा। भैया आप कंफ्यूज कर रहे हो, आप पहले बताए कि ऑक्सीजन प्लांट निकालता है और फिर अब कह रहे हो कि ऑक्सीजन प्लांट लेता भी है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग। हाँ बेटा हम तुमको बताते हैं, एक बात समझिए। जब फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है, फोटोसिंथेसिस का मतलब खाना बनाना, जब खाना बन रहा होता है तब ये क्या करता है, O2 रिलीज। लेकिन जब उसको मान लो कोई नया पत्ता बनाना है, उसको कोई काम करना है, समझे कि नहीं, उसको ग्लूकोज से स्टार्च बनाना है, ये कुछ भी उस दुनिया में कोई भी काम कर रहा है, उसको बड़ा होना है साइज में, तो इन सब के लिए उसको भी तो एनर्जी चाहिए होगा।
तो हम ये कब बोले बेटा कि वो ग्लूकोज बनाता है तो उसका यूज नहीं करता है, बनाता अपने ही लिए, वो कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन को भी ले रहा होता है, जैसे हम लोग ले रहे हैं वो भी ले रहा होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है, वो हम लोग ले लेते हैं। यही प्लांट का खेल है। तो रिस्पायरेशन एक प्रोसेस है जो दुनिया के जितने सेल हैं उस सब के अंदर हो, लेकिन जब धूप रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय में प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, उस समय ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो रेस्पिरेशन है इस एनर्जी को जनरेट करता है और वो एनर्जी हर एक सेल को चाहिए अपना काम करने के लिए। कोई दिक्कत है बेटा? समझ में आ रहा है? यही बोल रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या है। नाइट, रात के दौरान क्या सनलाइट होता है? नहीं होता है। तो जब सनलाइट नहीं है तो क्या फोटोसिंथेसिस हो पाएगा? फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। लेक्चर नंबर 1 पढ़िए जाके, सब समझ में आएगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा नहीं। लेकिन जो खाना टूटने का काम है वो हमेशा चलते रहता है प्लांट के अंदर, कि उसको भी तो ग्रो करना है, उसको भी नया लीफ बनाना है। तो उस समय क्या होगा, ऑक्सीजन को वो अंदर ले रहा होगा। मतलब रात के समय हम भी ऑक्सीजन लेते हैं और प्लांट भी ऑक्सीजन को ही लेता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रहा होगा। सेम वैसा ही चल रहा होगा जैसे हमारे अंदर चलता है, ऑक्सीजन ले रहा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रहा होगा। लेकिन हमारा दिन से रात हम लोग यही करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। लेकिन प्लांट क्या करता है, दिन के दौरान इसमें थोड़ा चेंज आ जाता है। ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करना चालू कर देता है, तो ये ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। ये अभी भी उसके अंदर रेस्पिरेशन हो रहा होगा, जितना ऑक्सीजन का जरूरी होगा आराम से ले लेगा। अब उससे ज्यादा जो हुआ उसको निकाल देगा। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करता है। क्यों रिलीज नहीं करता है? कार्बन डाइऑक्साइड टूट तो रहा होता है रेस्पिरेशन के दौरान, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर भी बन रहा होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है ना बेटा, फोटोसिंथेसिस के दौरान वो यूज कर लेता है। अरे समझ में आया कि नहीं? ग्लूकोज टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना, तो उसका इस्तेमाल वो ग्लूकोज बनाने में कर लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत फोटोसिंथेसिस में? इसीलिए दिन में कार्बन डाइऑक्साइड वो नहीं निकालता है और ऑक्सीजन को निकालता है। समझ में आया कि नहीं? इसका ये मतलब नहीं है कि रेस्पिरेशन नहीं हो रहा था, हो रहा होता है। उससे CO2 जो निकल रहा होता है रेस्पिरेशन से, उसी CO2 का यूज कर लेता है फोटोसिंथेसिस में। कोई दिक्कत नहीं ना? फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन निकलेगा उसका वो आराम से इस्तेमाल कर सकता है, किसमें, उसी ग्लूकोज को तोड़ने में। तो दिन में क्या होता है बेटा, उल्टा होता है, वो ऑक्सीजन निकालता है और CO2 को क्या करता है, लेता भी नहीं है, ना लेता है ना देता है। ठीक है, जरूरत पड़ता है तो ले भी सकता है। ठीक है, लेकिन वो CO2 बाहर नहीं निकालता है। क्या निकालता है, ऑक्सीजन। कोई दिक्कत है नहीं ना? आगे चले। आई नो लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है बट समझने का ट्राई करिए। ठीक है, चलिए ह्यूमन लंग्स के बारे में बात करते हैं। हम ह्यूमन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या है। ये देखो, ये आपको यहाँ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको यहाँ समझाते हैं कि ह्यूमन लंग्स जो है ना, उसमें समझिए कि जो आप एयर लेते हो, हवा, वो कैसे आपके लंग्स तक जाता है उसको देखिए। सबसे पहले ना ये नॉस्ट्रिल, पहला जो स्ट्रक्चर है, ये जो आप ये होल देख रहे हो, ये नॉस्ट्रिल है। नॉस्ट्रिल्स को एंट्री करता है एयर पैसेज में, यहाँ एयर पैसेज होता है। तो हवा कहाँ गया, ध्यान से देखिए बेटा, हवा कहाँ गया, ये यहाँ गया एयर पैसेज में। एयर पैसेज में छोटा छोटा हेयर होता है, ये तो आप भी देख पाते हो। ये हेयर क्या करता है, रिमूव करता है, डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने में मदद करता है। और थोड़ा चिपचिपा सब्सटेंस म्यूकस भी होता है, वो भी क्या करता है, डस्ट पार्टिकल सबको ट्रैप कर लेता है कि भाई इसके अंदर नहीं जाने देंगे। समझ में आ रहा है? अब क्या हुआ, हवा आया दूसरे स्ट्रक्चर में जिसका नाम है फेरिंग्स। कहाँ आया, यहाँ से, ये नेजल चेम्बर, यहाँ से हवा कहाँ आया, ये फेरिंग्स में आया। कहाँ आया बेटा, फेरिंग्स में आया। फेरिंग्स से फिर ये यहां चला जाएगा किसमें, लैरिंग्स में। किसमें जाएगा, दिख रहा है आपको, सबसे पहले नजल पैसेज, देन फेरिंग्स, देन फूड कहाँ गया बेटा, लैरिंग्स में। लैरिंग्स से कहाँ गया फूड, ये है आपका ट्रैकिया। ठीक है, देखिए देखिए, ये है आपका ट्रैकिया। तो हम आपको सब यहाँ मार्क कर रहे हैं। ये क्या है बेटा, आपका नॉस्ट्रिल। ये क्या है आपका फेरिंग्स। ये क्या है आपका लैरिंग्स। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर ये क्या है आपका ट्रैकिया, है ना। फिर देखो ये क्या है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई और पार्ट में टूटेगा तो ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और ब्रोंक्यूल के बाद ये क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ एक ऐसा ऐसा झोला जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। तो हवा जो आपका, जैसे आप लेते हो ऑक्सीजन को, वो सबसे पहले नॉस्ट्रिल से क्रॉस करके नेजल चेम्बर में जाता है। नेजल चेम्बर के बाद वो किस में आता है, फेरिंग्स, देन ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद वो किस में जाता है, बोलो, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल के बाद
एल्वियोलाई। बस ये याद रखो, ये पैसेज है हवा के जाने का। अब भैया एल्वियोलाई के पास क्या होता है ना, यहाँ पे बहुत सारा ब्लड वेसल होता है। क्या होता है? ब्लड, देखिए दिख नहीं रहा है तो देखो, यहाँ क्या होता है, बहुत सारा ब्लड वेसल होता है। ब्लड वेसल किसके पास होता है? इन एल्वियोलाई, यही एल्वियोलाई के अंदर बहुत ब्लड वेसल होता है। और ये ब्लड वेसल क्या करता है, फटाफट ऑक्सीजन को ले लेता है, CO2 जो सेल सब चलाया होता है उस लंग्स को दे देता है, ऑक्सीजन लेके फिर सेल के पास चला जाता है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता रहे। समझ में आया कि कैसे आप श्वास लेते हो? और जब CO2 तुम दोगे तो फिर उसको बाहर कर देगा, फिर से ऑक्सीजन ले लेगा, तो यही प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते रहता है। ठीक है, इसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं। और जब सेल के अंदर ग्लूकोज को तोड़ते हैं उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत? यही है यहाँ, ये देखो एल्वियोलाई ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आराम से देखिए, ये कुछ इस तरह स्ट्रक्चर। इसके पास लार्ज नंबर में ब्लड वेसल पहुंचा होता है, बहुत बड़े नंबर में ब्लड वेसल होता है इसके पास, बहुत ज्यादा। और ये ब्लड वेसल फिर क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को क्या करता है, इस एल्वियोलाई के अंदर डाल देता है। CO2 को क्या करता है, डाल देता है, ऑक्सीजन लेके हर सेल के पास चला जाता है। यही प्रोसेस है जो हमारे लंग्स के अंदर चल रहा होता है। कोई दिक्कत? अब समझो, हम जो अगला टॉपिक समझाने जा रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जो आप श्वास लेते हो ना, तो आप डायरेक्टली लंग्स को ना साइज बढ़ा नहीं सकते हो उसका, ठीक है, और डायरेक्टली उसको घटा नहीं सकते हो। भैया क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इससे पहले कि हम आगे चले, आप एक बात समझिए कि मान लो इसका एरिया है 1 मीटर क्यूब, इसका भी एरिया है 1 मीटर क्यूब, इसका भी एरिया है 1 मीटर क्यूब। और ये जो आप एयर देख रहे हो, मान लो इसका भी हम एरिया ले लेते हैं 1 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हम मानते हैं कि यहाँ जो एयर है इसके 1 मीटर क्यूब में 100 मॉलिक्यूल है, ठीक है। 100 मॉलिक्यूल किसका है? एयर का। यहां हम मानते हैं इस डब्बा में 20 मॉलिक्यूल है। अरे दिख नहीं रहा, इस डब्बा में क्या है बेटा? 20 मॉलिक्यूल है एयर का। इस डब्बा में 120 मॉलिक्यूल है और इस डब्बा में 100 मॉलिक्यूल है एयर का। तो समझो कि क्या होगा, बाहर एयर मॉलिक्यूल ज्यादा है। देखो ये 1 मीटर क्यूब का डब्बा है बेटा, ये 1 मीटर क्यूब में अगर 20 मॉलिक्यूल है, बाहर जो एरिया है उसमें जो 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। समझ में आ रहा है? मतलब इसका तीनों, 1 मीटर तो लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर हाइट। ये क्या होगा? इसका वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम क्या आएगा बेटा? 1 इंटू 1 इंटू 1। आंसर क्या आएगा? 1 मीटर क्यूब, अगर ये मीटर में। तो हम तो यही समझा रहे हैं कि जो हवा में 1 मीटर क्यूब का एरिया है, अगर उसमें 100 मॉलिक्यूल है और ये डब्बा में अगर 20 है ना, तो फट से एयर क्या करेगा? बाहर से अंदर आएगा, बाहर से अंदर आएगा, ठीक है। यहां देखिए, और इसको भी चाहेगा कि 100 मॉलिक्यूल के मतलब बराबर कर दे, बाहर से अंदर मूव करेगा। क्यों? क्योंकि यहां कंसेंट्रेशन हाई है और यहां कंसेंट्रेशन क्या है? लो है, ठीक है। यहां क्या होगा? यहां हाई है और यहाँ लो है। क्यों? क्योंकि यहाँ बेटा 100 ही है, तो अंदर से फिर एयर बाहर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहाँ क्या है? बाहर भी 100 है और अंदर भी 100 है, तो न अंदर से बाहर जाएगा, नो बाहर से अंदर आएगा, नो एक्सचेंज ऑफ एयर। क्या समझ में आया कि तो क्या समझा रहे हैं? यही डिफ्यूजन है। हायर से लोअर कंसेंट्रेशन पे मूव करना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। तो जब अंदर 20 था तो फट से बाहर से अंदर आ गया एयर। समझ में आया कि हम क्या समझा रहे हैं? जब अंदर 120 था तो अंदर क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल है तो अंदर से बाहर चला जाएगा, ये डिफ्यूजन है। हायर से लोअर पे हमेशा एयर क्या करता है? मूव करता है। अब देखिए कि क्या होता है। अच्छा, ये एल्वियोलाई के बारे में थोड़ा है। एल्वियोलाई क्या होता है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर है और ये सरफेस एरिया होता है किसके लिए? गैसियस एक्सचेंज के लिए। और यहाँ हाईली ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है, ये हम आपको समझा चुके हैं, इसको आप याद कर लेना। अब सबसे बड़ा बात जो हम आपको समझा रहे हैं कि क्या, आपको क्या लगता है कि आप जो श्वास ले रहे हो तो लंग्स का साइज क्या आप अपने मतलब क्या आप डायरेक्टली लंग्स का साइज बढ़ा ले रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं। क्या हो रहा है समझिए कि जब आप श्वास ले रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो? इसको ऊपर कर रहे हो, इसको ऊपर कर रहे हो, हाइट इसको बढ़ा रहे हो। तो जब इसका हाइट बढ़ाओगे ना तो लंग्स का साइज अपने आप बढ़ जाएगा।
तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा, पहले 1 मीटर क्यूब में जितना एयर पार्टिकल था समझो, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब प्रेशर कमेगा, तो क्या होगा, बाहर से जो एयर होगा सट से आपके अंदर आ जाएगा। अब समझिए, जैसे ही आपने श्वास लिया, इसको आपने लिफ्ट अपवर्ड किया, ये बाहर की तरफ निकला, तो लंग्स का साइज बढ़ा हुआ, तो सारा बाहर से एयर कहाँ चला जाएगा, अंदर। अब जैसे ही आप इसको सांस को छोड़ेंगे, तो सांस आप कैसे छोड़े हो पता है, पहले तो ये छोटा हो रहा है, जहां था वापस चला गया, तो मतलब एरिया छोटा हो गया, तो अंदर जितना एयर था वो बाहर आ गया, यही चलता है। हम क्या करते हैं कि अपने इस रिब्स को बाहर की तरफ करते हैं, उठाते हैं तो एरिया बड़ा होता है, तो बाहर से एयर क्या करता है, अंदर चला जाता है, ठीक है, ये डिफ्यूजन है, यही डिफ्यूजन है। ठीक, अब क्या होता है बेटा कि जैसे ही हम श्वास छोड़ें, इसको थोड़ा दबाते हैं, समझे कि नहीं, तब क्या होता है, अंदर से बाहर एयर निकल जाता है, ये होता है बेटा एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन में क्या करते हैं, रिब्स को हम अपवर्ड करते हैं, और जब बाहर एक्सहेल करते हैं एयर को, तो हम रिब्स को डाउन करते हैं, समझ में आए। और क्या करते हैं कि देखो, यहाँ एक और स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा होगा, हम समझाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये बेटा है डायफ्राम, ये रिब्स है, ये क्या है आपका, रिब्स है। तो रिब्स को हम ऊपर किए, ठीक है, तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ा, साथ साथ क्या करते हैं, ये डायफ्राम देख रहे हो, डोम शेप का है, मतलब गुंबज के शेप का है, इसको ना हम फ्लैट कर देते हैं, सीधा कर देते हैं, मतलब डोम शेप से क्या करते हैं, फिर फ्लैट कर देते हैं, है ना। तो जब ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था, ज्यादा एरिया छोटा था, अब इसको जैसे करेंगे ना, लंग्स बड़ा हो जाएगा, मेम्ब्रेन से बना हुआ है, पहले आराम से ये ऐसा था ना, तो लंग्स वैसे कुछ उठ के बैठा हुआ था आराम। अब जैसे हम इसको सीधा करेंगे तो लंग्स भी आराम से अपना एरिया बढ़ा देगा, तो जैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे, फट से बाहर से सारा एयर अंदर आ जाता है। तो होता क्या है, फिर हम आपको एक बार समझा दें कि जब आप एयर को अंदर ले रहे हो, उस दौरान क्या होता है कि आप रिब्स को उठाते हो और अपने डायफ्राम को फ्लैट करते हो, जिससे क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। आप रिब्स को उठाते हो, डायफ्राम को फ्लैट करते हो, जिससे वॉल्यूम बढ़ जाता है और बाहर से ऑक्सीजन अंदर चला जाता है। अब अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, रिब्स को फिर से डाउन कर देंगे, और जो हमारा डायफ्राम है उसको डोम शेप कर देंगे, वापस से वैसे ही उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, बताओ, कि साइज घटेगा, और घटेगा तो सारा का सारा हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देंगे, यही होता है। तो एयर आउट में क्या करते हैं, डाउन कर देते हैं रिब्स को, डाउन कर देते हैं रिब्स को, और क्या करते हैं बेटा, डायफ्राम को वापस से कम, डायफ्राम क्या होता है बेटा, कम टू डोम शेप। डोम शेप का मतलब बेटा गुंबज, ये कुछ इस शेप में आ जाता है, ये फ्लैट हो जाता है, कोई दिक्कत है, यही होता है ओवरऑल, ठीक है। साइज को बढ़ाने पे एयर अंदर, साइज को घटाने पे एयर बाहर। अब बढ़ाते घटाते कैसे, समझ में आ गया, डायरेक्टली लंग्स का साइज नहीं बढ़ा रहे, तुम चेस्ट उठा रहे हो और इसको फ्लैट कर रहे हो, साइज बढ़ा, एयर अंदर, चेस्ट को डाउन कर रहे हो और इसको वापस से गुंबद से कर दे रहे हो डायफ्राम को, तो क्या हो गया, फिर एयर बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड उससे ही बाहर निकल जाता है, यही प्रोसेस चलता है। कोई दिक्कत है बेटा, बहुत अच्छे से समझाए, फिर भी नहीं आया हो समझ में, कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, फिर आ जाएंगे अच्छे से, हम तो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देंगे, परेशान मत, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, अब देखो, ये मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर है, कौन, लंग्स, तो हमेशा ना इसके अंदर कुछ एयर को रखना पड़ता है, एक तो वो पूरा एकदम चिपक जाएगा, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हम बता रहे हैं। दूसरा चीज कि जब कुछ एयर रहता है ना, तो जब आप ऑक्सीजन लेते हो और भेजते हो, तो ये ऑक्सीजन आपके ब्लड में देने के लिए और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाने के लिए एक सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड कर देता है, कि ठीक है, आप आराम से ऑक्सीजन दो और लो। इस वॉल्यूम पहले हमेशा प्रेजेंट होता है, आप श्वास ले रहे हो ना और श्वास छोड़ रहे हो, अब श्वास आपने बाहर जो निकाल दिया, अब निकालने के बाद भी यहाँ लंग्स में कुछ हवा पड़ा ही रहता है, वो एयर कहलाता है रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। During breathing, lungs always contain some amount of air that is called as residual volume. ये क्या करता है, sufficient time provide करता है ऑक्सीजन को कि वो एब्जॉर्ब हो सके ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर सके, रिलीज हो सके बाहर। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, थोड़ा देखिए, बोल रहा है कि जो लार्ज साइज एनिमल है उसके अंदर डिफ्यूजन अलोंग सफिशियंट नहीं होता है, देख रहे हैं, डिफ्यूजन अलोन cannot sufficient to deliver the oxygen to all part of the body। बात सही है क्या, हमारे आपके अंदर
अगर हम लंग्स को हटा दें तो क्या हर पार्ट ऑफ बॉडी के पास आप ऑक्सीजन को पहुंचा पाओगे? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, लंग्स होता है। लंग्स होने के साथ साथ ऑर्गन तो है ही, इसके साथ साथ क्या होता है कि हमने एक पिगमेंट रखा हुआ है कि ये पिगमेंट क्या करेगा, ऑक्सीजन को उठाएगा और हर एक सेल को जाके दे आएगा। ये पिगमेंट कहलाता है बेटा हीमोग्लोबिन। तो समझिए बात को, जब आप श्वास ले रहे हो, ऑक्सीजन आपके लंग्स के पास जा रहा है, वहां से क्या करता है, ब्लड लेता है। वो ब्लड में कौन होता है, हीमोग्लोबिन। ये मान लो ये आरबीसी, ये कौन है बेटा, आरबीसी है, ठीक है। ये आरबीसी के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है बेटा, ब्लड को ऑक्सीजन को लेके और हर एक सेल तक पहुंचाता है। बस आप इतना अपने दिमाग में रखिए, इससे ज्यादा जानने की कुछ जरूरत नहीं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ना पानी में ज्यादा डिसॉल्व होता है, तो ब्लड में पानी ही पानी है, तो वापसी के समय फटाफट पानी में आ जाता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, और वही ब्लड के साथ आ जाता है। लेकिन ऑक्सीजन क्या करता है, किसके पास आ जाता है, लंग्स के पास। लेकिन ऑक्सीजन क्या करता है, वो पानी में उतना ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो पाता। तो इसके लिए ना भगवान ने हमको हीमोग्लोबिन दिया है। वो हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। अरे आरबीसी वही बेटा, जब बोलते हैं ना खून की कमी हो गई, खून की कमी हो गई, खून की कमी क्या हुई, आरबीसी की कमी हो गई, समझे कि नहीं। रेड ब्लड सेल यही लाल कलर का होता है, रेड कलर का पिगमेंट है, और यही हीमोग्लोबिन जो है सो हमको इन आरबीसी प्रेजेंट होता है, और ये पिगमेंट है, क्या है, पिगमेंट, और यही हमको लाल कलर देता है ब्लड को। तो जो आप खून लाल देखते हो ना, वो इसी के कारण है, हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये हाईली एफिनिटी होता है, मतलब इस बहुत ज्यादा दोस्ती होता है इसका ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन को देखते ही तुरंत गला मिल जाता है, अरे भैया आइए, चलिए हम आपको हर सेल तक छोड़ आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को देखते कहता है भाग गया, तुमसे नहीं मिलेंगे गला। तो कार्बन डाइऑक्साइड को तुरंत प्लाज्मा कहते हैं, अरे भाई काहे टेंशन ले रहे हो, तो हमारे अंदर प्लाज्मा मतलब वही पानी जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, समझे कि नहीं, करता है तो पानी नहीं निकलता है। तो आरबीसी होता है जिससे लाल दिखता है, और जो पानी होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आराम से डिसॉल्व होकर कहाँ जाता है, लंग्स के पास। तो यही पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। रिस्पायरेटरी रेट क्या होता है बेटा, रिस्पायरेटरी रेट, अब देखो पानी में क्या होता है, हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन ज्यादा दोस्ती पानी से नहीं रखता है, उसका हीमोग्लोबिन से दोस्ती था, तो ऑक्सीजन का कमी होता है। जो पानी में रह रहा है ना ऑर्गेनिज्म, उनके पास क्या होता है, ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी होती है। तो कहना क्या चाहते हो भैया, यही कहना चाहते हैं बेटा, ऑक्सीजन का कमी है तो उसको तेजी से श्वास लेना होगा, बहुत तेजी से श्वास लेना होगा, मतलब रिस्पायरेटरी रेट बहुत ज्यादा होगा। जो धरती पे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनके अगर आप कंपैरिजन में देखोगे, अगर आप उनके कंपैरिजन में देखेंगे तो किसके पास ज्यादा होगा, समझ में आया, रिस्पायरेटरी रेट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के पास, पानी में रहने वाला तेजी से श्वास लेगा, बशर्ते जो धरती पे रह रहे हैं। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का रिस्पायरेटरी रेट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू किसके, जो टेरेस्ट्रियल होते हैं। कोई दिक्कत, अब देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, भैया बार बार क्वेश्चन काहे ले आते हो, अरे बार बार इसीलिए लाते हैं कि आप सबसे बढ़िया बनिए, सबसे स्ट्रांग बनिए। अभी तो क्वेश्चन कुछ दिए ही नहीं है यार, अभी तो तुम हम बोर्ड लेवल का प्रिपरेशन करवाएंगे, बहुत कुछ करवाएंगे, ठीक है। ये तो बस छोटा छोटा उठा के ले आते हैं कि आपका बेसिक क्लियर हुआ कि नहीं लेक्चर में। थोड़ा देखिए, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन क्या सेम है, नहीं भैया फॉल्स। ब्रीथिंग श्वास लेना और छोड़ना को बोलते हैं, और रेस्पिरेशन बेटा ग्लूकोज को तोड़ने को बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज है। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल, ना 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 ना, ये डाइजेशन है, ये बेटा क्या है, डाइजेशन, फॉल्स है, फॉल्स है, कोई दिक्कत। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन, अच्छा ये दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन रेस्पिरेशन टेक प्लेस टू जनरेट, अरे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन रेस्पिरेशन टेक प्लेस टू जनरेट व्हाट, CO2 एंड वाटर। क्या जनरेट करता है, प्लस एनर्जी, क्या यही है ना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन रेस्पिरेशन, ठीक है। ग्लूकोज टूटता है, यही देता है CO2, वाटर और एनर्जी। फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इज ग्लाइकोलाइसिस, ये याद रखना। और इससे क्या हमको मिलता था बेटा, ग्लूकोज से क्या मिलता था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट। कोई दिक्कत, चलिए। प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस व्हाट, पाइरुवेट, कोई दिक्कत। विच ऑर्गेनिज्म हैव मोर रेस्पिरेटरी रेट, अरे विच ऑर्गेनिज्म है मोर रेस्पिरेटरी रेट, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। भैया क्या बात करते हो, टेरेस्ट्रियल के पास होता है, मारेंगे बेटा, कूट देंगे भरपेट, फोन में घुस के कूटेंगे। क्या है, एक्वेटिक में बोले थे ना ऑक्सीजन का कमी हो जाता है पानी में,
तो एक्वेटिक के पास रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? एक्वेटिक। एक्वेटिक के पास ज्यादा होता है, किससे? टेरेस्ट्रियल से। ठीक है, लिख लेना अपना, कोई दिक्कत? चलिए आगे चले। आरबीसी कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। कोई दिक्कत भाई? कोई वर्ड में दिक्कत हो जाए तो अपना सही कर लेना, ठीक है, हो सकता है कहीं कोई मिस्टेक हो जाए। हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? टू कैरी ऑक्सीजन। किस क्या करने में बेटा? कैरी करने में ऑक्सीजन को, और हर एक सेल तक पहुंचाने में। वॉल ऑफ एल्वियोलाई कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क। हाँ, एल्वियोलाई क्या करता है? बहुत ज्यादा नेटवर्क रखता है अपने पास ब्लड वेसल्स का। ट्रू है बेटा, ट्रू है। एल्वियोलाई इज अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर। एल्वियोलाई क्या एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर? हाँ बेटा, ट्रू है। ठीक है बेटा, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ हो, ठीक है, कुछ लगा हो कि समझ में नहीं आ रहा है, देखो डिफ्यूजन बेटा केमिस्ट्री का टॉपिक था, ठीक है, अभी तक आपको पढ़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है कि आपको समझाएं, है ना। नहीं आया हो समझ में, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में डालना, वैसा होगा तो हम छोटा सा पोर्शन आपको लाके फिर से एक बार रिपीट करा देंगे, ठीक है। बट घबराना नहीं, आपको ध्यान से पढ़ना है, आपका काम सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। वो मेरा काम है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर पाए, नहीं कर पाए तो उसमें हमारा फेलियर है भाई। आर्या पाठशाला के सारे टीचर इसमें लगे हुए हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दें, ठीक है। बाकी कोई गलती हो गया हो तो माफ करना, है ना। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ये हमें काफ़ी मोटिवेट करता है भाई। तो प्लीज़ ये करिए, है ना। और पढ़िए, बस हम यही बोलेंगे, पढ़िए, मन लगाइए, है ना। लड़ना है भाई, अंत तक लड़ना है तुमको, और टॉपर बनना है किसी भी हाल में, जहाँ भी तुमको दिक्कत लगे। और हम एक और बात बताते हैं, हम ना उन सारे बच्चों को जो कमेंट में एक्टिव होंगे उन सबको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड ऑन करेंगे। जब हमें पता चलेगा कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो आप डायरेक्टली हमको इंस्टाग्राम पे अपना नंबर डीएम करना, मैसेज करना, सीधा ऐड करेंगे तुम हम ग्रुप पे, और पर्सनल मेंटरशिप देंगे, ठीक है। हजारों हजार दे के बेटा बच्चे नहीं ये ले पाते, और हम आपको दे रहे हैं, इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है, एंजॉय करिए। प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपना नाम रोशन करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, ठीक है। कोई किसी का नहीं है, समाज, ये सोसाइटी, ये सब किसी का नहीं है, ठीक है। आप ये जो सोच पा रहे हो आज अपने दोस्तों को, अपने सोसाइटी को टाइम देके कि यार कल हमारे काम आएंगे, जो वक्त आता है ना सब चले जाते हैं, सब सिर्फ काम आते हैं आपके मम्मी पापा, आपके जो माँ बाप होंगे वो हमेशा आपके साथ खड़े होंगे। तो आप उनका साथ मत छोड़िए, उनके हर बात को मानिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।